Hello everyone, myself Nihar Ranjan from R Evolution IS. I'll be dealing with the Science and Tech section of our MPPSC and UPSC programs, as well as I will be also dealing with the current affairs section that we are doing in our day-to-day daily basis. Okay, when I'm talking about R Evolution, this is a new coaching institute that has been कह सकते हो backed by Raj Malhotra IAS, which has branches in Chandigarh, Delhi, as well as in centers such as it has also centers in Jalandhar, Patiala, as well as we are also looking into other avenues in other centers. Anyways, moving on to our topic of discussion, that is going to be science and technology. क्योंकि कई बार होता ये है, हम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो MPPSC की तैयारी हो, UPSC की तैयारी हो, SSC की तैयारी हो, कोई भी तैयारी हो, हम सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ तो लेते हैं कि हाँ भाई ये टॉपिक्स हम इसको कवर करेंगे, लेकिन कई बार होता यह है कि हम उसके पीछे की जो ग्रास्प है, उसके पीछे की जो अंडरस्टैंडिंग है, या फिर किस वजह से हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को हम स्किप आउट कर जाते हैं। तो इस वजह से आज के लेक्चर में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे सिलेबस का, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि साइंस एंड टेक जो हम बार बार हर एग्जाम के सिलेबस में हम देखते हैं, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक, सो विल स्टार्ट विथ आवर सेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट्स इंट्रोडक्शन। जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये दो अलग अलग वर्ड्स के कॉम्बिनेशन की वजह से बना है। वन इज साइंस, द अदर वन इज टेक्नोलॉजी। ठीक, जब हम साइंस की बात करते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड साइंस? नॉर्मली अगर किसी एक स्कूल के बच्चे से हम बात करें, किसी लेमैन से अगर हम बात करें कि साइंस क्या है, जो पहली चीज़ हमारे थॉट पे आती है, व्हाट इज साइंस? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये है साइंस। हाँ, थोड़ा सा अगर कोई इंटेलेक्चुअल है तो उसमें क्या करेगा, फिर मैथ्स को जोड़ देगा कि हाँ भाई ये भी एक साइंस का एस्पेक्ट है। बट इन रियलिटी सिंस एंशिएंट टाइम्स साइंस का बस एक ही मीनिंग रहा है, साइंस इज नथिंग बट नॉलेज। किसी भी एक चीज़ के बारे में जब आप डिटेल जानकारी इकट्ठा करते हो, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, ये जो पूरी होलसम जो इंफॉर्मेशन है, इसी को आप क्या कहते हो? साइंस कहते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, लिविंग वर्ल्ड के बारे में, ठीक, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं, जब आप इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं तो ये हमारे लिए बन जाती है साइंस ऑफ लाइफ, दैट इज बायोलॉजी। वहीं पे अगर हम केमिकल रिएक्शंस, प्रोसेसेस, उनके मेथोडोलॉजीज को जो आप एनालाइज करते हो, तो ये बन जाती है हमारे लिए साइंस ऑफ केमिकल्स, दैट इज केमिस्ट्री। मैटर के बारे में, उसके स्टेट्स के बारे में, उसके फिजिबिलिटी के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज, फीचर्स, इनके बारे में जब आप पढ़ते हो तो ये आपके लिए बन जाती है फिजिक्स। वहीं पे अगर आप अर्थ के बारे में, अर्थ के फीचर्स के बारे में, अर्थ के कंपोनेंट्स के बारे में, अर्थ के प्रॉपर्टीज के बारे में जब आप सारे एंगल से आप ये करते हो तो ये आपके लिए बन जाती है ज्योग्राफी। नॉर्मली तो ये एक आर्ट सब्जेक्ट है, बट एक्चुअली में है क्या? ये अगेन साइंस। तो साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तक सीमित नहीं होता है। साइंस इज नथिंग बट इट इज जस्ट बेसिक नॉलेज, किसी भी एक फील्ड के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। उस हिसाब से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब हमारे लिए क्या बन जाते हैं? साइंस। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, साइंस इज नथिंग बट नॉलेज। डेफिनेशन वाइज अगर हम चले, व्हाट इज साइंस? इट इज फंडामेंटली द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड। तो टिपिकली हम बात क्या कर रहे हैं कि साइंस में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक एस्पेक्ट के हम सारे एंगल को हम स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ताकि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकें, गैदर कर सकें। सिस्टमैटिक स्टडी, ठीक, किस चीज़ में? उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके बिहेवियर के बारे में जब आप पूरी एनालिसिस लेते हो, यही हमारे लिए बन जाती है साइंस। अगर इसको एक सिंगल वर्ड में मैं साइंस को डिफाइन करूं, सो इट इज बट नथिंग बट नॉलेज फॉर अस। ठीक, तो याद रखें, साइंस इज नथिंग बट नॉलेज फॉर अस। अच्छा, साइंस की उत्पत्ति की अगर हम बात करें, कब से साइंस की शुरुआत हुई है, तो साइंस के एडवेंट तब से हुई है जब से इंसान बना है। इंसान ऑफ कोर्स वो हमारे जो प्रोजेनिटर्स हैं, या फिर जो हमारे कह सकते हो मंकीज, एप्स, चिंपैंजीज, हम उनसे इवॉल्व हुए। लेकिन जैसे इवॉल्व होके पहला होमोसेपियन बना, वहीं से साइंस की शुरुआत हुई। क्योंकि जैसे ही पहला होमोसेपियन बना होगा, इवॉल्व हुआ होगा, उसने अपने सराउंडिंग, अपने बिहेवियरल पैटर्न, आसपास की चीज़ों के बारे में उसने इंफॉर्मेशन गैदर करी, और वहीं से साइंस की शुरुआत हुई। बस उसका कोई नाम नहीं था, लेकिन साइंस की शुरुआत किसके साथ शुरू हुई है? इंसान के शुरुआत के साथ। जैसे जैसे वो चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता गया, साइंस इवॉल्व होता चला गया।
साइंस के टाइप्स, तरह तरह की वेराइटीज बनती चली गई और आज की तारीख में साइंस एक मायरेड ऑफ, कह सकते हो, फील्ड ऑफ नॉलेज के तौर पर रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक, जब हम साइंस की बात करते हैं, साइंस इज ऑलवेज द परस्यूट ऑफ नॉलेज। साइंस हमेशा कंटिन्यूस में रहता है, फ्लो में रहता है, साइंस कभी रुकती नहीं है। जैसे इतिहास है, हो गया, वो समय बीत गया है, वो किताबों के पन्ने में दर्ज है, उसमें इवोल्यूशन होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन साइंस हमेशा क्या होती रहेगी, इवॉल्व होती रहेगी, ग्रो होती रहेगी। जैसे जैसे हमारा नॉलेज बेस बढ़ेगा, रिसर्च बेस बढ़ेगा, नई नई खोज होती रहेगी, नई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते रहेंगे, साइंस वैसे वैसे क्या होता रहेगा, इवॉल्व और ग्रो होता रहेगा। एंड इट इज ऑलवेज अ परस्यूट ऑफ नॉलेज दैट कवर्स जनरल ट्रुथ्स एंड द ऑपरेशन ऑफ फंडामेंटल लॉज। क्योंकि साइंस हमेशा क्या करता है, सच की तलाश करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, व्हाई डज डे एंड नाइट साइकिल कम, इसके पीछे की जो साइंस हम एनालाइज कर रहे हैं। एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जिसे हम कहते हैं, पता नहीं था, पहले लोगों को माइथोलॉजिकल लगता था, चमत्कार लगता था, बट उसके पीछे की प्रोसेस को स्टडी करी तब पता चल गया नहीं ये कारण है। ठीक, लाइफ फॉर्म कैसे इवॉल्व होते हैं, हम और आप कैसे बने, सब कहते हैं भगवान ने बनाया, बट साइंस इसके परे चलती है, क्योंकि हमने उसके मॉलिकुलर लेवल पे जाके काम करा कि कैसे पहले एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म बना, फिर वो कैसे इवॉल्व होते तो मल्टी सेलर बना, अब उस मल्टी सेलर में कैसे डाइवर्सिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और रीमर्जेंस की वजह से, मॉडिफिकेशंस की वजह से, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से कैसे हम और आप बने। साइंस इन सारी सच्चाइयों के पीछे तलाश जारी रखता है और जैसे जैसे नई नई चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं, साइंस वैसे वैसे क्या होता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। तो याद रखेंगे, साइंस इज नथिंग बट नॉलेज इन इट्स फुल फ्लेज्ड मैनर, किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। चलो, अगर हम साइंस को कहते हैं कि ये नॉलेज है, देन व्हाट इज टेक्नोलॉजी। देखो, जो पुराने ज़माने की जो हम बात करते हैं, साइंस नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। टेक्नोलॉजी जो है ये साइंस के मॉडर्न एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? साइंस इज नॉलेज, देन व्हाट इज टेक्नोलॉजी। तो याद रखेंगे, टेक्नोलॉजी सिंपल टर्म्स में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ये आपके लिए सिंपल मीनिंग होगा साइंस और टेक का। साइंस जो है वो नॉलेज है, जबकि टेक्नोलॉजी क्या है, उसका एप्लीकेशन। प्रॉपर डेफिनेशन के साथ अगर चले, व्हाट इज टेक्नोलॉजी, इट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड टेक्नोलॉजिया, और ये है क्या, इट इज एन आर्ट, स्किल, एबिलिटी विच इज यूज्ड टू क्रिएट एंड डेवलप प्रोडक्ट्स एंड एक्वायर नॉलेज। ये वो तकनीक हैं, ये वो मेथड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करके साइंस को परस्यू करते हैं और नए नॉलेज को क्या करते हैं, गैदर करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एस्ट्रोनॉमी की वजह से, एस्ट्रोनॉमी इज द साइंस ऑफ स्टडीइंग द एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, तारे, ग्रहों की स्थिति, तारों की स्थिति, हम इसको स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमी में। क्लियर? अब ये एक ज्योग्राफी का एक पार्ट है। नाउ उसी एस्ट्रोनॉमी के नॉलेज को इस्तेमाल करके हमने टूल्स बनाया, वो टेलीस्कोप कह लो या फिर आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने सैटेलाइट्स वगैरह बनाए। चाहे वो टेलीस्कोप हो या फिर सैटेलाइट हो, इनको डेवलप करने के लिए हमने क्या करें, साइंस के नॉलेज का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बनाए, मतलब एक टेक्नोलॉजी बनाई। और उसी टेक्नोलॉजी की वजह से या फिर उनकी मदद से हमने क्या करा, फिर नए नॉलेज को हमने एक्वायर करा कि भाई तारे ग्रहों के अलावा भी और भी सारी चीज़ें हैं, खाली उनकी स्थिति जानना ज़रूरी नहीं है, उनमें क्या हो रहा है, उनसे क्या हो रहा है, उनमें कैसे बदलाव आ रहे हैं, कितनी दूर है, ये सारी चीज़ें भी तो हम स्टडी कर रहे हैं। और खाली हम तारों की बात क्यों कर रहे हैं, हम उसके परे भी तो बात कर रहे हैं कि स्पेस में है क्या, हमारे अलावा कितने ग्रह हैं, क्या हमारे अलावा लाइफ है कि नहीं, स्पेस में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें भी तो हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो याद रखेंगे, टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी है तकनीकियों का इस्तेमाल करना, स्किल्स का इस्तेमाल करना या फिर मेथडोलॉजीज का इस्तेमाल करना, ताकि हम और ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर सकें और साइंस को और इवॉल्व होने में हेल्प कर सकें। सो दिस इज योर टेक्नोलॉजिकल डेफिनेशन। सिंपल मीनिंग याद रखेंगे, साइंस अगर आपके लिए नॉलेज है तो टेक्नोलॉजी क्या है, उसका एप्लीकेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, बायोलॉजी इज अ साइंस, लेकिन उसी साइंस का आप इस्तेमाल करके जब आप टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बच जाती है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, फिजिक्स में एक आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम एटम के बारे में, न्यूक्लियर मटेरियल्स के बारे में, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम वगैरह हो गया, थोरियम वगैरह, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनसे होने वाले प्रोसेसेस, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं और उसी का इस्तेमाल करके
जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं टेक्नोलॉजी हो गई। तो न्यूक्लियर फिजिक्स से ये बन जाता है आपके लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। हम स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में बात करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करते हैं, आउटर स्पेस के बारे में हम बात करते हैं, उसके स्टडी करते हैं। और वहीं पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जब हम स्पेस में पहुंच जाते हैं सैटेलाइट्स के सहारे, लॉन्च व्हीकल्स के सहारे, ये हमारे लिए बन जाती है स्पेस टेक्नोलॉजी। तो हमेशा याद रखिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक दूसरे के पूरक है। साइंस की वजह से टेक्नोलॉजी बनती है, ठीक। उसी टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करके हम नए और कई सारे नॉलेज को एक्वायर करते हैं और इससे क्या होता है, साइंस फिर इवॉल्व होती है। तो एक साइकिल के तौर पे चल रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी को बर्थ देती है और टेक्नोलॉजी की वजह से साइंस में एडवांसमेंट्स होते हैं और इसकी वजह से वापस टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इवॉल्व होती है। तो एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, पूरक बन जाते हैं। तो एक दूसरे को बैक करते रहते हैं ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हो सके। तो सिंपल टर्म्स में साइंस इज नथिंग बट नॉलेज इन इटसेल्फ, व्हाइल टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। फिर बात आती है कि इस टेक्नोलॉजी को हम अप्लाई कहाँ कर रहे हैं। तो हम अप्लाई कर रहे हैं ताकि ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकें या फिर नए ऐसे नॉलेज एक्वायर कर सकें जिसका इंप्लीमेंटेशन कहाँ हो पाएगा, मैनकाइंड, ह्यूमन के बेनिफिट में या फिर उसके नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए, उसको फायदा लाने के लिए ये सारी चीज़ें करी जाती। टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू प्रैक्टिकल एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं हमारे एम, हमारे गोल, हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक। बायोटेक्नोलॉजी में बायोलॉजी का नॉलेज हमने यूज़ करा प्लस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी तो हमारे लिए बन गई बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं, मेडिसिन में कर रहे हैं। वैक्सीन्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है, बीमारियों को हम अवॉइड कर पा रहे हैं, बीमारियों को कंट्रोल कर पा रहे हैं। इससे ह्यूमन लाइफ जो है वो क्या हो पा रही है, बेटर हो पाई है। तो इस तरह से साइंस एंड टेक क्या करता है, हमें सप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। तो हमेशा याद रखेंगे साइंस इज नॉलेज व्हाइल टेक्नोलॉजी इज इट्स एप्लीकेशन, ठीक। चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि हमें हर किसी एक एग्जाम में हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ता है, इसके टॉपिक्स को पढ़ना पड़ता है, साथ ही साथ ये हमारे रोजमर्रा लाइफ का भी पार्ट है। तो व्हाई इज इट सो मच एसेंशियल, बिकॉज साइंस एंड टेक हैज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट इन आवर डे टू डे लाइफ। ये हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। हर लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में हम साइंस एंड टेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो खाना बनाते हुए समय इस्तेमाल करें, खेती करते समय, जॉब पे या फिर मोबाइल पे बात करते हैं, हर जगह हम कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कह सकते हो कि ह्यूमन लाइफ आज की तारीख में टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी तरह से इंटरडिपेंडेंट हो गई है। इसी वजह से हमें ये साइंस एंड टेक को पढ़ना पड़ रहा है, ठीक। एनीवेज देखते हैं व्हाट इज रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन आवर डेली लाइफ्स। तो अगर हम देखें जो पहला एस्पेक्ट उभर के आता है वो है कि साइंस एंड टेक की वजह से लाइफ हैज़ बिकम ईजी एंड कंफर्टेबल। बोलोगे हाउ की अगर हम बात करें देन हम कंपेयर करते हैं 100 ईयर्स एगो की लाइफ और अभी की लाइफ, ठीक। ट्रांसपोर्ट के लिए मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम था ही नहीं। आज देख लीजिए हमारे पास कितने एडवांस किस्म के बस हैं, एरोप्लेन हैं, रेलवेज हैं। उस समय ट्रांसपोर्ट के लिए सब कुछ था ही नहीं, ठीक। ये सब चीज़ें उस समय जस्ट इवॉल्व हो रही थी, नई नई बन के आ रही थी, कई सारे उसमें रिस्क थे, एक्सीडेंट्स इन्वॉल्व थे। लेकिन आज के तक में देख लीजिए धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है, मॉडर्न टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन आता जा रहा है जो हमारी लाइफ को बेटर कर रही है। 100 साल पहले रूम को साफ करने के लिए क्या टेक्निक थी, कुछ नहीं, झाड़ू लेके खुद हम सफाई करते थे। लेकिन आज की तारीख में वैक्यूम क्लीनर आ गया है जिसके सारे लाइफ इजी होती जा रही है। 100 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी हर एक जगह पे नहीं हो पाती थी। इलेक्ट्रिसिटी एक रेयर कमोडिटी थी जो बस एक्सपेरिमेंट्स में यूज होती थी, एक्सपेरिमेंट में प्रोड्यूस होती थी। आज की तारीख में देख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी इज अ कॉमन थिंग फॉर अस और इसके लिए भी कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूज लगी है। साइंस का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस इलेक्ट्रिसिटी को घर घर तक पहुंचा रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर रनिंग आवर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, चाहे ये लाइट हो, चाहे वो फैन हो, एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो, हर एक चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से बनी और ये साइंस एंड टेक की देन है। और इससे क्या हुआ, हमारी लाइफ बेटर हुई है, ठीक। अंडरस्टैंड द सिचुएशन, जब 1-2 घंटे के लिए लाइट चली जाती है और गर्मी का टाइम हो या फिर रात का समय हो, कैसे हमारी लाइफ थोड़ी सी क्या हो जाती है, स्टैंड स्टिल पे आ जाती है, रुक जाती है या फिर अफेक्ट होती है। तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को क्या कर रही है, बेटर कर रही है, ईजी कर रही है और साथ ही साथ ये हमें इवॉल्व होने में भी हेल्प कर रही है। चलो नेक्स्ट,
It is also essential for creating new understanding of ways. न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेज कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, 100-200 साल पहले की अगर हम बात करें, जब बीमारियां वगैरह होती थी, हमारे यहाँ पे ये माना जाता था कि बीमारी होने का कारण क्या है, किसी की बुरी नज़र लग गई है, इसने कुछ पाप करा होगा, ये करा होगा, वो करा होगा, किसी ने जादू टोना करा होगा तो बीमारी लग जाती है, बुखार आ रहा है, ये आ रहा है। लेकिन क्या ये चीज़ें रियल थी? नहीं। साइंस एंड इवोल्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इवोल्यूशन हुआ, उसका नतीजा है हम आज की तारीख में जानते हैं। अगर कोई बीमारी हो रही है तो फिर हो सकता है कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो, वायरस इन्वॉल्व हो, बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो, फंगस इन्वॉल्व हो, कोई पैरासाइट इन्वॉल्व हो। अगर नहीं तो फिर हो सकता है कोई और रीज़न हो, डेवलपमेंटल इश्यूज हो, बॉडी के ऑर्गन्स हार्म हो, ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे एक थोड़ा सा गलत होगा लेकिन फिर भी उस समय ये भी चलता था कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा हैंडीकैप पैदा हो जाता था या फिर डिफॉर्म पैदा होता या फिर उसमें थोड़ी बहुत कमी रह जाती थी, तो ये माना जाता था कि भाई कुछ पाप करे होंगे, या फिर चाहे वो बच्चा पिछले जन्म में कोई पाप करा या फिर परिवार के लोगों ने कोई पाप करा होगा तो बच्चा ऐसा हो गया। लेकिन क्या ये रियलिटी थी? नहीं। आज की तारीख में सिनेरियो चेंज है, बल्कि आज की तारीख में तो सिनेरियो ये है, कई सारे ऐसे डिजीजेज, ऐसे कंडीशन जो कि बर्थ डिफेक्ट के तौर पे होते हैं, टेक्नोलॉजी से हम उसको सुधार सकते हैं, तो इससे लाइफ और ज़्यादा क्या हो जा रही है, बेटर हो रही है। ठीक, स्पेस हमारे लिए एक फ्रंटियर की तरह था। बेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, हेल्थ के अलावा अगर हम बात करें, स्पेस के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, हमें बस इतना पता था कि हाँ भाई हम अर्थ पे रह रहे हैं जो कि सन का चक्कर लगा रही है, बस इतना पता। लेकिन किसी ने सोचा था कि हम स्पेस के बाहर भी जा पाएंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर भी जा पाएंगे? आज ये पॉसिबल है। सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके, स्पेस स्टेशन का इस्तेमाल करके, लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करके हम स्पेस में जा पा रहे हैं, स्पेस को स्टडी कर पा रहे हैं, हम स्पेस में क्या चीज़ें हो रहा है क्या नहीं, दुनिया भर में ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा नॉलेज बेस बढ़ रहा है। कोविड का भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो। अगर हमें वायरस वगैरह के बारे में जानकारी नहीं होती तो कोविड हमारे लिए क्या होता, एक ऐसी बीमारी जो पता नहीं फॉर सम XYZ रीज़न, कोई भी रीज़न दे सकता है, इसकी वजह से फैली, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की मौत हुई है। कई जगहों पे हमने ये इंस्टेंसेस सुने हैं, कई जगहों पे पुराने ऐसे ही जब बीमारियां वगैरह होती थी, ये माना जाता है भगवान का प्रकोप है। लेकिन क्या आज इस चीज़ को आप बिलीव करते हो? नहीं। जो जानकार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक, जिनको नॉलेज है, जिनको साइंस के बारे में पता है, टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, इन सबको पता है कि ये जो बीमारियां हैं वो किसी का प्रकोप का रिजल्ट नहीं है। ये हो सकता है किसी की लापरवाही हो अगर मैनमेड वायरस है, या फिर अगर नेचुरल है तो फिर नेचर का बस एक इवोल्यूशनरी ट्रेट है जिसकी वजह से एक नया वायरस बना और हमारा अफेक्ट हुआ, और इस अफेक्ट को हम अवॉइड भी कर पाए हैं। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 के दौरान हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा, वैक्सीन्स वगैरह डेवलप करी, और इसके चलते क्या है, आज की तारीख में हमारा सेफ है। तो वी हैव फाइटेड इट आउट, और ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया है। फिर नेक्स्ट, साइंस एंड टेक और किस चीज़ में हेल्प करता है? इट हैज़ ऑल्सो हेल्प इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कैसे? ई लर्निंग। वही कोविड का सिनेरियो लेते हैं, घर पे सब बैठे हुए थे, ठीक, स्कूल के बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कॉलेज के बच्चों को कैसे पढ़ाएं, हम और आप स्किल डेवलपमेंट कैसे करें, क्योंकि सब तो घर पे बैठे हुए। उस समय ये ई लर्निंग, आज के तारीख में यूट्यूब ले लीजिए या फिर हमारे चैनल का ऐप ले लीजिए, सॉरी हमारी कोचिंग ऐप ले लीजिए, ऐसे कई सारे सिस्टम्स के जरिए हम ई लर्निंग प्रोवाइड कर पा रहे हैं उन सर्विसेज, उन जगहों पे जहाँ पे शायद ही कोई फिजिकली कोई टीचर जा पाएगा, या फिर जहाँ पे एडवांस एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, इवोल्यूशन ला रही है, एजुकेशन सिस्टम को स्मूथ और कह सकते हो एफिशिएंट बना रही है। कई बार ऐसा होता है, ठीक, आई वोंट नेम प्लेसेस और नेम एनीवन और ब्लेम्स एनीवन, कई बार हम ये चीज़ सुनते हैं कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में प्रॉपर फैकल्टी नहीं होते हैं, या फिर वो इस तरह से पढ़ाते हैं कि बच्चों के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे बच्चों की तैयारी कैसे कराई जाए, उनका उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे करी जाए? इसकी वजह से कई बार हम क्या करते हैं, ई सोर्सेज की तरफ बढ़ जाते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, नॉलेज को गेन कर सकें। चाहे वो यूट्यूब का एग्जाम्पल ले लीजिए, ऑनलाइन लेक्चर्स का एग्जाम्पल लीजिए, जिसके ज़रिए क्या है, नॉलेज गेन कर रहे हैं। अब इसमें भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है। कई बारी हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, ठीक, यूट्यूब वगैरह भी समझ में नहीं आता, हम गूगल का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके उसके आंसर ढूंढते हैं ना, इसकी वजह से भी तो हमारी एजुकेशन बढ़ रही है। तो ये सब के पीछे क्या है, अगेन आपकी साइंस एंड टेक आ जाती है।
जो हमारी मेंटल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट को क्या कर रही है, एनहांस करने में हेल्प करती है। फिर मूविंग ऑन, लास्ट रोल की तरफ अगर हम आते हैं तो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? इट हैज़ हेल्प अस इन डेवलपिंग ट्रीटमेंट्स। कई सारी ऐसी बीमारियां जो चमत्कारी हुआ करती थी, हम यही मानते थे, लाइलाज बीमारियों के लिए भी आज की तारीख में इलाज मिल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं चिकन पॉक्स, जिसे हम छोटी माता की बीमारी कहते हैं। सबको यही लगता था कि माता आई है, लेकिन आज की तारीख में हमें पता है कि भाई चिकन पॉक्स जो है वो किसकी वजह से होता है। ठीक, कोलेरा, हैजा, ये माना जाता था देवी का प्रकोप है, इस वजह से हैजा फैलता है। आज हमें पता है कि नहीं, ये बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक, सिमिलरली कई सारी और बीमारी ले लेते हैं, कुष्ठ रोग, जिसे हम क्या कहते हैं, लेप्रोसी कहते हैं। ये माना जाता था कि हमारे कर्मों में हमने कुछ पाप वगैरह करा होगा तो इससे कुष्ठ रोग हो जाता है। लेकिन आज की तारीख में हम जानते हैं कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम का एक बैक्टीरिया अगर ग्रो कर जाता है तो लेप्रोसी होती है। मलेरिया, पहले लोगों को ऐसा लगता था कि एक गंदी हवा, बेकार हवा या फिर बीमारी वाली हवा बहती थी और ये हवा जहाँ लगती थी वहाँ के लोगों को मलेरिया हो जाता था, वहीं से नाम पड़ा है मैल एयर। ठीक, लेकिन आज हम जानते हैं कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। हमें यह भी पता है एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो को काटने से हो रहा है। और वो भी क्यों रहा है? क्योंकि उस मच्छर के अंदर एक पैरासाइट पाया जाता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट पाया जाता है, जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज की तारीख में आसान हो गई है। तो इससे क्या हो रहा है, अलग अलग बीमारियों के लिए नए ट्रीटमेंट मेथड्स डेवलप करे जा रहे हैं और उन बीमारियों को आइडेंटिफाई करने के लिए थेरेप्टिक इक्विपमेंट्स भी, जैसे कि मलेरिया टेस्ट किट हो गया, ठीक, कोविड के टेस्ट किट्स हो गए। आपको RT-PCR के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको 2-3 दिन तक वेट नहीं करना पड़ेगा कि RT-PCR का रिपोर्ट आएगा। एक झटके में आप कोविड टेस्ट किट का इस्तेमाल करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमें कोविड है नहीं है। डायबिटीज़ चेक करने के लिए पहले क्या करना पड़ता था, वो ब्लड सैंपल जाके देना पड़ता था, 3-4 घंटे बाद जाके वो सैंपल टेस्ट रिपोर्ट लेके आनी पड़ती थी। आज की तारीख में ज़रूरी है नहीं, वो आ गई है एक्यूचेक मशीन, जिसमें बस एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लिया और उससे फटाक से पता चल जाता है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल क्या है। तो हमें डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है। अब इन सब में क्या हो रहा है, लाइफ और ज़्यादा ईजी होती जा रही है, डिजीज़ वगैरह को हम प्रिवेंट कर पा रहे हैं, उसके लिए पहले से हम प्रिकॉशंस वगैरह ले पा रहे हैं। सो दिस इज हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेटिंग इनटू आवर लाइफ। खाली हम लाइफ इजी, अंडरस्टैंडिंग न्यू वेज, ये क्यों? एग्रीकल्चर देख लीजिए, आज की तारीख में जो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम यूज़ करें उसमें भी तो साइंस एंड टेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आज भी हम बैल का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, कुछ लोग करते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ फार्मिंग में हम देख रहे हैं मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करें। ट्रैक्टर का, हार्वेस्टर का हम इस्तेमाल अब जोरों शोरों से हम करा रहे हैं। ठीक, हैंडलूम इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करी जा रही है। ठीक, कंप्यूटेशन, ऑटोमेशन, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ई व्हीकल्स, ड्राइवरलेस कार्स, ये सब कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारी लाइफ को बेटर कर रही है। जो आज की तारीख में वंदे भारत के बारे में आप सुनते हो, पढ़ते हो, ऑटोमेटेड डोर्स, ठीक, दिल्ली मेट्रो ड्राइवरलेस है, ये सब चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज शोइंग द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन as well as making our lives more easier as compared to our ancestors. This is how science and tech has been integrating itself into the role of us modern humans. So this is how science and tech is being integral for us. But क्या साइंस एंड टेक से कोई फायदा है, कोई नुकसान है? रोल तो हम समझ गए, लेकिन क्या इससे कुछ फायदा भी हो रहा है या फिर कोई नुकसान भी है? तो अगर हम बात करें फायदे नुकसान की, साइंस और टेक्नोलॉजी से दोनों हुए हैं, कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। अगर फायदे की बात करें, क्या क्या हमें फायदा हुआ है, तो फिर लाइफ हैज़ बिकम ईजी एंड कंफर्टेबल। चाहे वो एसी फैन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या फिर आज के आपके घर में मौजूद सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज आप उनकी बात करें, या फिर हमारे पहने हुए कपड़ों की बात करें, ऑटोमोबाइल्स की बात करें, चाहे वो आपका बाइक, स्कूटी, कार, जीप, आपके बस, ट्रक, एरोप्लेन, ट्रेन, जो भी कह लीजिए, लाइफ इजी है। इमेजिन योर लाइफ, बैलगाड़ी पे चढ़ के जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कितना समय लगता, कितना हेक्टिक होता। आज की तारीख में दूरियां कम होती जा रही हैं। ठीक, लाइफ इतना इजी होता जा रहा है कि चुटकी बजाते ही चीज़ें हो जा रही है। ठीक, पहले लाइट ऑन करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती थी, आज की तारीख में क्या ऑटोमेटेड हो गया है। ठीक, वॉइस कमांड पे हो जाता है, आप मोबाइल ऐप से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, इक्विपमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो। तो धीरे धीरे लाइफ क्या होती जा रही है, बेहतर होती जा रही है, ऑफकोर्स लेजी भी होती जा रही है। चलिए नेक्स्ट, ट्रैवलिंग हैज़ बिकम ईजी।
अगेन मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स की वजह से ट्रैवलिंग टाइम कम होता जा रहा है। ट्रैवलिंग का जो ये था, जो प्रोसेस है, वो भी हेक्टिक हुआ करता था, आज की तारीख में ईजी होती जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं वॉल्वो बसेस, ठीक, मैं हाई फाई ऑफकोर्स बात कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी तो यही है ना। पहले के बसेस, जो पुराने ज़माने के जो बसेस हैं, उसमें इतना जर्क लगता था कि पहली चीज़, अब ज़्यादा स्पीड पे ट्रैवल नहीं कर पाते थे, और इतने जर्क्स बम्प्स वगैरह सड़कों की अगर हम बात करें ना ही कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इनकी वजह से क्या होती थी, अब ट्रैवल एक हेक्टिक वाला टास्क बन जाता है। लेकिन आज की जो मॉडर्न बसेज आ रही हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे रही हैं, ठीक। फॉसिल फ्यूल का हम इस्तेमाल करते थे जिसकी वजह से दिक्कतें आती थी, आज की डेट में ई व्हीकल्स आ जा रही हैं, मॉडर्न एप्लीकेशंस आ गई जिसकी वजह से ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता चला गया है, ईजी हो गया है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन हैज़ बिकम ईजी, फास्ट एज वेल एज चीपर। पहले के तौर पे 100 साल पहले की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन का क्या जरिया था, टेलीग्राम एंड पोस्ट, दोनों ही टाइम टेकिंग था। हाँ ठीक है, नॉर्मल पोस्ट के कंपेयर में टेलीग्राम तेज था, फास्ट था, लेकिन कितने लोग उसे अफोर्ड कर सकते थे, ठीक। कई बार ऐसा होता था कि चिट्ठी पहुंचने में महीनों समय लग जाते थे, ठीक। लेकिन क्या आज का सिनेरियो यही है? चिट्ठियां तो लगभग गायब हो गई हैं, ठीक। आज की तारीख में आप कितनी बार चिट्ठी भेजते हो, ऑफिशियल लेटर वगैरह भेजा जाता है, वरना हम कुरियर वगैरह भी रेयरली करते हैं, क्योंकि आज सब कुछ हमारे हाथों पे है, ठीक। मोबाइल आ गया है, ठीक, लैपटॉप आ गया जिसके सहारे हम ईमेल भेज देते हैं, मोबाइल के सहारे, एसएमएस कॉलिंग के सहारे, व्हाट्सएप के सहारे, वीडियो कॉल के सहारे। अब दुनिया कितनी छोटी होती जा रही है, आप यहाँ बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बंदा मौजूद है, अगर उसके पास मोबाइल है, नेटवर्क है, आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। पहले लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, आज की तारीख में क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक क्या कई सारे लोगों को हम एक साथ एक जगह पे प्लेटफॉर्म पे ले आ पा रहे हैं, साथ ही हम और आप भी तो बात कर रहे हैं। तो दिस हैज़ बिकम वेरी इजी। जब नए नए मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुए थे, सेलुलर नेटवर्क इंडिया में लॉन्च हुआ था, आपको पता ही होगा, सुना ही होगा कि फ़ोन करने वाले से भी पैसे कटते थे, जो फ़ोन रिसीव कर रहा है उसके भी पैसे कटते थे। लेकिन आज की तारीख में क्या है, प्राइसिंग कितनी सस्ती हो गई है, एक बार मंथली रिचार्ज करा दो, पूरे दिन भर का कॉल आपके लिए हो जाता है फ्री। कॉस्ट ऑफ अगर देखें बहुत कम हो गया। पहले जब तक आपके 2G 3G सर्विसेज चलते थे, उस समय 1 GB डेटा 2 GB डेटा आपको खरीदना पड़ता था, वो भी 200-300 रुपये में। आज उसी 200-300 रुपये में आपकी पूरी मंथली रिचार्ज हो जाता है आपके मोबाइल का, विथ 2 GB पर डे इंटरनेट, 3 GB पर डे इंटरनेट, 1.5 GB इंटरनेट, और वो भी आपकी कौन सी नेटवर्क, 4G और 5G सर्विसेज। कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इवॉल्व हुई तो हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी लाइफ क्या होती जा रही है, ईजी हो गई है, फास्ट हो गई, एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ बिकम फार मोर चीपर एज कम्पेयर टू फ्यू ईयर्स एगो। 10-15 साल पहले की जो प्राइस उसके कंपेयर में बहुत कम है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं कॉलेज के टाइम पे था उस समय वोडाफोन का एक स्कीम चलता था, 10 पैसा पर कॉल, ठीक है, पर मिनट, 10 पैसा पर मिनट। अगर मैंने किसी से 10 मिनट बात कर ली तो फिर हो गए मेरे 1 रुपये। लेकिन आज की तारीख में क्या है, दिन भर में घंटों बात करूं, 1 रुपये भी चार्ज नहीं हो, क्योंकि मैंने मंथली पैकेज ले रखा है, ठीक। इंटरनेट उस समय हमें सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता था, क्योंकि 2 GB का इंटरनेट हमें खरीदने के लिए हमें 300 रुपये खर्च करना पड़ता था। लेकिन आज की तारीख में क्या है, वो सब पैकेज ऑफर के तौर पे हमारे पैक में ही जुड़ गया है। तो इस तरह से लाइफ ईजी हो गई है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक। गांव देहात ले ले, शहर ले ले, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया, बीमारियां कम हो गई हैं, घर में मौजूद सुविधाएं बढ़ गई हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड, ठीक। जब मैं आई वुड से कि आपने भी, कईयों ने भी नोटिस करा, अभी भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, मसाला पीसने के लिए मेरी मम्मी सिलबट्टे का इस्तेमाल करती थी, ठीक। अब ठीक है, वो अच्छा लगता है मम्मी को, जैसे वो सिलबट्टे में पीसी वो अच्छा लगता है, देखने में बड़ा, वो जब इमेजिन करते तो लगता है कि क्या सुनहरे दिन थे। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू, पत्थर का सिलबट्टा लेके घिस रहे हैं, कितनी मेहनत का काम है, ठीक है। टेस्ट अच्छा आता था, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मेहनत का काम था, ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में आ गई मिक्सीज, ब्लेंडर्स, कितना आसान हो गया, ठीक। गर्मियों में वो फैन धक्का खाते हुए चलती थी, वोल्टेज अगर स्लो हो गया दिक्कतें आती थी। आज की तारीख में आज भी लाइट जाती है, लेकिन हमारे पास इन्वर्टर्स हैं, ठीक। लाइट चली गई तो इन्वर्टर से तो काम चली जाएगा, कुछ घंटों के लिए मैनेज हो ही जाएगा, ठीक। फैन की जगह पे कूलर्स भी आ गए, एसी भी आ गए, डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक एबिलिटी
आप फैन, एसी, कूलर जो चाहे आप चला सकते हो, गर्मी से राहत मिल जाती है। सर्दियाँ हो रही, पहले अलाव जलाते थे लोग, ठीक, उससे धुआं भी होता था, फायर एक्सीडेंट होने के चांसेस। आज की तारीख में आपके पास रूम हीटर्स आ गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा रहे हैं। गद्दे के तौर पे वो रुई के गद्दे वगैरह बनते थे सोने के लिए, और वो भी रुई खराब हो जाती, 2-3 साल में उसको फिर से सेट करना पड़ता। आज की तारीख में मैट्रेसेस आ गए, ठीक। तो कहीं ना कहीं हमारे घर के स्टैंडर्ड्स, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए हैं। हमारा जो एज है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ी है। खाने पीने की चीज़ों में कितनी वेराइटीज़ आ गई है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कितनी हमें हेल्प कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, ठीक, आपके कई बार ये होता है कि हम फ्रेश फूड नहीं बना पाते हैं, खाने बनाने में दिक्कत आ जाती है, समय कम होता है। सेमी प्रोसेस्ड फूड्स आ तो गई हैं, ठीक, बस आपको क्या करना है, पानी डालना है। इंस्टेंट फूड जिसे हम कहते हैं, चाहे वो मैगी हो, इंस्टेंट पोहा हो, इडली डोसा मिक्स आ गया है, इंस्टेंटली ये सारी चीज़ें हो रही। और कहीं देखा जाए ये सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से हो रहा है, ठीक। पहले खाना बनाने के लिए हमें कितनी दिक्कतें करनी पड़ती थी, मम्मी से पूछो, सीखो, ये सारे। आज की तारीख में वीडियो के जरिए, रील्स के जरिए इंस्टेंटली सबके सब क्या करें, अपना खुद का खाना बना पा रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग, दिस हैज़ बीन बिकमिंग वे मोर इंटरेस्टिंग एज कम्पेयर टू आवर प्रेडिसेसर्स। हमारे पूर्वजों के कंपेरिजन में कहीं ना कहीं हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ जी रहे हैं। और इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, development. Impossibles have become possible. Is it correct? Yes, it is correct. सोचिए ना, स्पेस पे कभी जा सकते थे? नहीं, आज स्पेस में जा रहे हैं। स्पेस में जो स्पेस साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो रह भी रहे हैं। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, या फिर हमारा जो गगनयान मिशन लॉन्च करने वाले हैं, इसी चीज़ को तो रिप्रेजेंट करते हैं। जो कभी सोच नहीं सकते थे, वो चीज़ें करी जा रही। कभी सोचा था कि चांद पे भी इंडिया पहुंचेगा, पहुंच गया ना चांद पे, ठीक। इंसान कभी, ठीक है, हैड यू, मतलब इमेजिन दिस, 200 साल पहले की बात है, कभी किसी ने ऐसा सोचा होगा कि इंसान एयर में भी ट्रैवल करेगा? हो गया, एरोप्लेन राइट ब्रदर्स ने डेवलप करी एंड वी वेर एबल टू फ्लाई इन एरोप्लेन्स, ठीक। बैलगाड़ी से अलग भी कुछ हो सकता है वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, किसी ने सोचा नहीं था, बट हुआ ना। बिना ड्राइवर, बिना किसी एनिमल के, हाउ कैन बी थिंग्स ड्रॉन, हो गया। आइस इंजन के जरिए, स्टीम इंजन के जरिए इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई एंड ट्रांसपोर्ट बिकेम पॉसिबल। बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करें हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो पाया है। क्या 100 साल पहले कोई ये इमेजिन कर सकता था कि 1000 किलोमीटर दूर प्रेजेंट किसी एक इंसान से आप सीधा लाइव में, ठीक, बातचीत कर पाओगे, उसकी आवाज़ सुन पाओगे, एक इंस्टेंटली आप उसे देख पाओगे? नहीं, इट वॉज इम्पॉसिबल। उस समय के लिए क्या था, ये तो चमत्कार है, ऐसे हो गया। लेकिन आज की तारीख में देख लो, यूएस से या फिर यूरोप से इंडिया आने में महीने लग जाते थे, आज की तारीख में बस कुछ घंटों की देर है। 14 से 18 घंटे में आप कॉन्टिनेंट क्रॉस कर जाते हो, एक साइड ऑफ वर्ल्ड से दूसरे साइड पहुंच जा रहे हो, जो कि एक उस मतलब देखा जाए चमत्कार से कम नहीं है। जो हमारे पूर्वजों को अगर हम बताएंगे तो यही बोले ऐसे इम्पॉसिबल, लेकिन आज की तारीख में सारे के सारे इम्पॉसिबल्स क्या हो गए, पॉसिबल हो पाए। सो दिस इज हाउ साइंस हैज बीन एडवांटेजेस फॉर इवोल्यूशन ऑफ आवर लाइव्स। नेक्स्ट, लास्ट, देखिए पॉजिटिव्स अगर हैं तो फिर नेगेटिव्स भी हैं। साइंस एंड टेक ने हमारी लाइफ को बेहतर बनाया है, हमारी लाइफ को इवॉल्व होने में मदद करी है, लेकिन वहीं पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ के लिए रिस्क भी बढ़ाया है, क्योंकि एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। बस यहाँ पे वही सिनेरियो, लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारी लाइफ को अगर इवॉल्व, बेहतर बनाने की कोशिश की, वहीं पे कुछ लोग हैं इसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करके हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं या फिर कर रहे हैं। तो इसी वजह से दोनों पहलू जानना ज़रूरी है। अगर साइंस के एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि मिसयूज ऑफ साइंस कैन बी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस इज अ गुड यूज ऑफ साइंस, लेकिन उसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाए गए हैं, जो कि एक डिवास्टेटिंग सिनेरियो है, ठीक। हिरोशिमा नागासाकी का एग्जाम्पल हमारे सामने है, चेर्नोबिल डिजास्टर हमारे सामने है, फुकुशिमा डिजास्टर हमारे सामने है।
इन सब में कॉमन क्या है? वही न्यूक्लियर एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, उसका मिसयूज हुआ, चाहे वो एक्सीडेंट हो या फिर नोइंगली करा गया हो। रिजल्ट क्या हुआ? मास रेडिएशन। इसके वजह से लोग अफेक्ट हुए। सो दिस इज कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिफेंस सिस्टम, वेपन सिस्टम डेवलप करा हमारी जान बचाने के, लेकिन वही वेपन हमारे एनिमीज, टेररिस्ट, ठीक, इंसर्जेंट्स के हाथों में हमारी जान ले रही है। तो टेक्नोलॉजी जितना हमें बचा रही है, हमारे ग्रोथ में हेल्प करे, वही टेक्नोलॉजी का अगर मिसयूज होता है तो हमारी लाइफ भी ले सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। टेक्नोलॉजी कैन बी मिसयूज्ड, इट कैन बी इलीगली यूज्ड। जैसे कि फ़ोन कॉल का इस्तेमाल करके हम लोगों से बात कर सकते हैं, हमारे जो नियर वन से, जो दूर बैठे, हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसी फ़ोन कॉल का इस्तेमाल करके फिशिंग करी जा सकती है, स्कैम करा जा सकता है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करा जा सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट करी जा सकती है। तो हर एक पहलू है यहाँ पे। न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ बैड इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। अपना बचपन याद करिएगा, हम कितना खेल कूद करते थे, ठीक, भाग दौड़ करते थे। आज के तक जो नए बच्चे हैं, मोबाइल की वजह से, टैबलेट्स की वजह से, लैपटॉप, टीवी वगैरह की वजह से वो फिजिकल वर्क गया, उनका बचपना ही गया, ठीक। उनके हाथ में देखोगे मोबाइल फ़ोन है, वो रील्स देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वहीं से चीज़ें सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके मेंटल ग्रोथ को असर कर रहा है, थॉट प्रोसेस को असर कर रहा है। अब आगे चल के कहीं हो सकता है उनकी फ्यूचर की लाइफ में अफेक्ट हो, ठीक। कई बुरी आदतें कई बारी क्या होता है वो उनको अफेक्ट करती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जब कोविड का सिनेरियो चल रहा था, आपने देखा होगा कई बारी कुछ बच्चों के वीडियोज वगैरह आ गए, पेरेंट्स के बिहेवियर को देखते हुए, अगर कोई स्मोक कर रहा है तो बच्चे भी स्मोक करने लगते हैं, उसके भी वीडियोज वगैरह वायरल हुए, ठीक। कई बार आपने देखा होगा कि रील्स का कल्चर चल रहा था, टिकटॉक वाले रील का कल्चर चल रहा था। तो चलो बड़े टिकटॉक में रील्स वगैरह बना रहे हैं टू अर्न मनी, ठीक है, लेकिन वहीं पे बच्चों से भी ये करवाया जा रहा था। अब देखने में अच्छा लग रहा था, क्यूट लग रहा था, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, जब वो इन सारी चीज़ों से कम एज में अगर इन्वॉल्व हो जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा कब? क्योंकि उसको तो ये पता है मैं रील बनाऊंगा, व्यूज़ आएंगे तो फेम मिलेगा, बाकी जो पैसा मिल रहा है वो तो है ही है। तो इस वजह से कई सारे ऐसे यंग चिल्ड्रन वगैरह इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है। दिस इज रॉन्ग, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेड टू एटम बॉम्ब, ऑलरेडी हम बात कर ही चुके हैं, ठीक। एटम बॉम्ब हो गया, थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह हो गया, जो कि हमारे लिए डिवास्टेटिंग है। हार्ट डिजीज, ब्रेन डिजीज कैन ऑकर ड्यू टू मोबाइल फ़ोन, ये सबको पता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में जो सिग्नल्स वगैरह आती हैं, इसकी वजह से ब्रेन वेव्स पे अफेक्ट हो सकती है। ये स्टडी, एनिमल स्टडीज से ये पता चला है। इसकी वजह से हार्ट कंडीशन अफेक्ट हो सकती है, ब्रेन न्यूरल नेटवर्क वगैरह अफेक्ट हो सकता है, ठीक, जो कि लॉजिकल भी। इसी वजह से कहा जाता है कि जब ज़रूरत ना हो फ़ोन को खुद से थोड़ा सा दूर रखें। सोते समय भी फ़ोन को दूर रखने के लिए कहा जाता है। एक तो रहता है कि हाँ भाई, वन रीज़न इज़ कि बैटरी वगैरह हो सकता है अफेक्ट हो जाए, ये हो जाए, लेकिन दूसरा एक एस्पेक्ट ये रहता है कि इन सिग्नल से इश्यूज रहती हैं। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजीज़ की, जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होती हैं, ठीक, एनवायरमेंट के ऊपर उसका उतना ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। डेवलपमेंट होगा तो फिर हम कहीं ना कहीं नई चीज़ें बनाने की कोशिश, नई इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, नए ग्रोथ लाने की कोशिश, और इसकी वजह से सीधा इम्पैक्ट पड़ता है आपके एनवायरनमेंट पे। ऑटोमोबाइल से ऑफ कोर्स हमारा ट्रांसपोर्ट आसान हो गया, लेकिन इससे फॉसिल फ्यूल बर्न हुआ है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ा है, अफेक्ट हुआ ना हमारा एनवायरनमेंट, ठीक। अब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उसका नतीजा क्या हुआ? इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप होनी शुरू हो गई। अब ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट इससे प्रोड्यूस हुआ, एयर, वाटर, सॉइल, तीनों को डिग्रेड कर रहा है। प्लस नए इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए हमने क्या करी? जंगलों को काटना शुरू करा, ठीक। रोड ट्रांसपोर्ट बेटर करने के लिए, रेलवे ट्रांसपोर्ट बेटर करने के लिए सड़कें, रेल ट्रैक्स बिछाई, इसकी वजह से हमने क्या करें? जंगल साफ करें, कई खेत कन्वर्ट हो गए। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है? टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इवॉल्व होती है, इसकी वजह से एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये इम्पैक्ट अलग अलग फैक्टर से भी हो सकता है, अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है। कुछ जो मेजर है वो है न्यूक्लियर एनर्जी, इससे रेडिएशन फैलता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर वगैरह डैमेज हो जाता है, वहाँ की पूरी लिविंग जो कह सकते हो एनवायरनमेंट कंडीशन, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। ऑफ कोर्स पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये तो हम देख ही रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन की वजह से धीरे धीरे हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर वो बढ़ रहा है, जिसका नतीजा क्या हो रहा है? समर्स आर बिकमिंग मोर वार्म,
ठीक, रेनफॉल हैज़ बिकम इरेटिक, विंटर्स हैव बिकम शॉर्ट एज वेल एज इरेटिक। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो हमारा सीजनल साइकिल है, वेदर साइकिल है, वो अफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, नेचुरल ब्यूटी ऑफ नेचर इज डिक्रीजिंग। आपको पिकनिक करनी है, आप कहाँ जाते हो? जाते हो ना कहीं हिल स्टेशन वगैरह हो गया, कहीं पहाड़ों पे, कहीं झरने, कहीं फॉरेस्ट वगैरह में जाते हो। क्या देखने जा रहे हैं हम? नेचुरल ब्यूटी। लेकिन जैसे जैसे शहर बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आती जाएंगी, डेवलपमेंट होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, ज़मीन हमारे लिए कम पड़ने लगेगी। तब हम क्या करेंगे? एनवायरनमेंट को एनक्रोच करेंगे, नेचुरल ब्यूटी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होगी, पेड़ जंगल कटेंगे। इसकी वजह से अल्टीमेटली हो क्या रहा है? नेचर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। एग्जाम्पल ले लेते हैं इंदौर, ठीक, स्वच्छ भारत का बेस्ट एग्जाम्पल है इंदौर हमारे लिए। लेकिन इंदौर में एक नदी बहती है, कान्ह नदी, ठीक। अगर इस नदी को देखें, ये नदी कम, गटर ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि पूरे शहर का कचरा यहाँ डंप करा जा रहा है। नाउ देयर इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि हाँ, IMC इस पे काम कर रही है, इसमें पुनरुद्धार कर रही है, लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं, हमारी एनवायरनमेंट को भी बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। नेचुरल ब्यूटी ऑफ नेचर इज डिक्रीजिंग। आज भी अगर कहीं नेचुरल ब्यूटी है तो आप एक चीज़ देखिएगा, उसके आसपास सिविलाइजेशन नहीं होगा, ठीक। हिडन मिस्ट्रीज, हिडन वंडर्स ऑफ कह सकते हो, ये कहता ना, वो जंगलों में कहीं आपको सडनली कहीं ट्रैकिंग वगैरह पे आपको झरने वगैरह दिख जाएंगे। नॉन पोल्यूटिंग वाटर, क्यों है नॉन पोल्यूटिंग वाटर? पूरा वर्जिन ब्यूटी क्यों दिखती है वो? रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि वहाँ पे सिविलाइजेशन पहुँचा नहीं है, ठीक। कई बार आपने देखा होगा रील्स वगैरह में कोई एक स्पेसिफिक हिडन वाटरफॉल दिख जाता है और वो रील वगैरह बना के डाल देते हैं कि देखो यहाँ पे एक हिडन वाटरफॉल। उसके 1-2 महीने बाद जाइएगा, क्या दिखेगा आपको? रील्स के चक्कर में पूरी झुंड वहाँ पहुँच गई, पूरी भीड़ वहाँ पहुँच गई, और इसका नतीजा क्या होता है? हर जगह पे प्लास्टिक पड़े हुए हैं, पूरी नेचुरल ब्यूटी डिस्ट्रॉयड। तो ये चीज़ें होती है टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन से। नेचर गेट्स डिस्ट्रॉयड, नेचर्स ब्यूटी गेट्स डिस्ट्रॉयड। ऐसा नहीं है कि डिसएडवांटेज हमारे लिए इतना हार्मफुल है, लेकिन अगर इस डिसएडवांटेज को हम कंट्रोल कर सकें, मॉनिटर कर सकें, इसमें सुधार ला सकें, देन टेक्नोलॉजी हमारे लिए हमेशा क्या रहेगी? अ प्रोवाइडर, अ ग्रोथ इनिशिएटर फॉर इवोल्यूशन एंड बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड के तौर पे रिप्रेजेंट होगी। सो दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी has been shaping our lives, how it has been enhancing our lives. Science and technology, an integral part of our life as well as our civil services preparation, both for MPPSC and UPSC. On this note, thank you. Have a good day. Take care. Itu apa di